हेलो फ्रेंड। आज हम प्लांट पैथोलॉजी की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे और ये बेसिक इंफॉर्मेशन में हम प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हम फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और थर्ड हम स्टडी करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी का स्कोप क्या है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हम फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं, यह 3 ग्रीक वर्ड्सों से मिलकर बना है। 3 ग्रीक वर्ड्स इसमें से ये मिलकर बना है। फर्स्ट इज द फाइटोन, सेकंड इज द पैथोज एंड थर्ड इज द लोगोस। फाइटोन मीन्स होता है प्लांट्स यानी पौधे, पैथोज मीन्स होता है सफरिंग, एंड लोगोस मीन्स स्टडी और नॉलेज। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्लांट की जो सफरिंग है उसकी स्टडी या उसकी नॉलेज ही प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो प्लांट पैथोलॉजी को यदि हम साइंटिफिक भाषा में कहें कि दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट, यानी जो हमारे प्लांट्स सफ़र हुए हैं किसी डिजीज के कारण उसकी स्टडी, और वे उसको जो उसके द्वारा जो डिजीज के द्वारा होने वाला लॉस है उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमको यहाँ प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ने से पहले हमको ध्यान देना है कि प्लांट पैथोलॉजी साइंस और आर्ट दोनों ही है, क्योंकि साइंस उसको डायग्नोस करना, डिजीज को डायग्नोस करना, वो साइंस के अंतर्गत आता है, और जो कंट्रोल मेजर्स है, जो कंट्रोल प्रैक्टिसेस है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं वे हमारी आर्ट्स में आती है। अब हम बात करें कि प्लांट पैथोलॉजी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर में आती है, और इसमें हम प्लांट पैथोलॉजी में, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि हम पौधों में लगने वाले रोगों का या पौधों की डिजीज का, प्लांट डिजीज का स्टडी करते हैं और उसकी क्या उसके कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं। तो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें कि फर्स्ट है कि जो हमारे प्लांट डिजीज है, जो प्लांट डिजीज होते हैं उसके कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से उसके एजेंट्स है जिसके द्वारा डिजीज होती है। तो यहाँ हम थ्री पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो कोजिज है यहाँ पर, लिविंग, नॉन लिविंग और मीजोबायोटिक। तो यहाँ यहाँ हमको देखना है कि बायोटिक, मीजोबायोटिक और नॉन लिविंग जो फैक्टर्स है, जो एजेंट्स है, वे पौधों में डिजीज कोज करते हैं। तो पहला ये ऑब्जेक्टिव्स ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स यानी बायोटिक एजेंट्स में हम फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, पैरासिटिक प्लांट, फाइटोप्लाज्मा, ये सभी हमारे बायोटिक एजेंट में आते हैं। फंजाई, जैसे कि फंजाई एक काफ़ी, यदि हम कहें कि एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत सेक्सुअली रिप्रोड्यूस फंजाई होते हैं। ये बैक्टीरिया के हैं, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी पौधों में डिजीज हो सकते हैं। कई सारे पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप पर पैरासाइट के रूप में रहते हैं और उनमें डिजीज कोज कर सकते हैं। ऐसे ही फाइटोप्लाज्मा भी कई पौधों में डिजीज कोज कर सकते हैं। यहाँ पर मीजोबायोटिक एजेंट की बात करें तो मीजोबायोटिक एजेंट हमारे हम जैसे कि जानते हैं कि मीजोबायोटिक, हम बायोटिक एजेंट और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच की लिंक जो होती है, बीच की कड़ी को मीजोबायोटिक एजेंट कहते हैं। तो वायरस और वायरोइड इसमें आते हैं। देन एबायोटिक एजेंट्स भी बहुत सारे हैं जिसके कारण पौधों में डिजीज खोज होती है, पौधों उनसे रोग ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमको समझने की जरूरत है कि एबायोटिक जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसको हम डिजीज ना कह के इन सभी को हम बोलते हैं डिसऑर्डर्स। यहाँ पर मॉइस्चर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, सॉइल पीएच हो सकता है,
गैसियस टॉक्सिसिटी भी रिस्पॉन्सिबल होती है डिसऑर्डर्स के लिए। इसके एग्जाम्पल भी यदि आप देखें तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का एग्जाम्पल जिंक डेफिशिएंसी से कैरर डिसऑर्डर्स होता है राइस में। मोलिब्डेनम की कमी से विप्टेल और कॉलीफ्लावर हो जाता है। यदि हम गैसियस टॉक्सिसिटी की बात करें तो वाइट ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो कि डिसऑर्डर है, सल्फर डाइऑक्साइड की जब अधिकता होती है तो उसके कारण ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो यहाँ सभी फैक्टर्स, सभी एजेंट्स हमको स्टडी करने हैं, सभी का कंपैरिजन हमको अगले लेक्चर में हम इसी पर एक स्लाइड बनाएंगे कि क्या क्या मेजर डिफरेंस है इन सभी ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर हमको इस लेक्चर में ये समझना है कि दीज आर द डिफरेंट कॉजेज विच रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डिजीज इन प्लांट। देन हम सेकंड ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव्स हमारा है टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव में प्लांट कैसे इन्फेक्टेड होते हैं, कैसे उसमें डिजीज डेवलप होता है, इसकी स्टडी हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्लांट पैथोलॉजी का। यह है यदि हम डिजीज में बात करें कि डिजीज डेवलपमेंट, तो डिजीज डेवलपमेंट के लिए हमारे 3 फैक्टर जो नेसेसरी होते हैं वो होस्ट, उसमें पहला होस्ट, सेकंड पैथोजेंस होता है जो कि रोग कारक होता है, और थर्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। तो तीनों ही फैक्टर डिजीज डेवलपमेंट में होते हैं। और डिजीज डेवलपमेंट एक लंबी प्रक्रिया है। यदि हम इसको स्लाइड के माध्यम से यहाँ पर समझाए कि पैथोजन सर्वाइव करते हैं, पैथोजन जहाँ पर जीवित रहते हैं, सर्वाइवल के अलग अलग मेथड्स पैथोजेंस के हो सकते हैं। जैसे हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में बहुत सारे उसके स्पोर्स, उसका माइसीलियम, रेस्टिंग स्पोर्स, ये सर्वाइवल के लिए उसके हो सकते हैं। और ये सर्वाइवल जब करते हैं, ये सर्वाइवल उसका सॉइल में हो सकता है, सीड कोट पर हो सकता है, अदर वीड्स प्लांट या अदर क्रॉप्स पर हो सकता है। यहीं से उसके जो एनोकुलम प्रोड्यूस होते हैं वे प्राइमरी एनोकुलम कहलाते हैं, और वही डिस्पर्स होकर जब होस्ट के पास जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जब एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो पौधों वे जो हमारा पैथोजेंस था, यहाँ पे जो रोग कारक था वो प्लांट के अंदर ग्रो होता है, प्लांट के अंदर सेल टू सेल मूवमेंट करता है, और जो वहाँ पर जो कॉलोनी बनती है, कोलोनाइजेशन एक प्रक्रिया है, जो कॉलोनी पैथोजन बनाएगा उस कॉलोनी के बाद हमको सिम्टम्स पौधों पर दिखाई देते हैं। सिम्टम्स कहिए तो यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज है जो पौधों में दिखाई दे रही है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ ए पैथोजन। यहाँ पर कभी कभी पैथोजन स्वयं भी सुपरफिशियल ग्रोथ में प्लांट के ऊपर दिखता है, तो वहाँ पर हम उसको सिम्टम्स ना कहकर उसको हम कहते हैं डिजीज साइन। जब हमको पैथोजन ही या पैथोजन का कोई भी पार्ट प्लांट पौधे पर दिखाई देता है। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप डिजीज साइन भी देखोगे, जैसे स्मट डिजीज में स्मट स्पोर पैथोजेंस के प्लांट पर नजर आते हैं। डाउन मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू में स्पोर्स और माइसीलियम पैथोजेंस का सुपरफिशियल ग्रोथ में प्लांट के ऊपर दिखता है। तो दीज आर द साइन। सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स, नेक्रोसिस, विल्टिंग, कलर चेंज, ये सिम्टम्स होते हैं सब। सिम्टम्स के बाद पैथोजन फिर से जब कॉलोनी बनाता है तो उसके बाद रिप्रोड्यूस होने लगता है, वहाँ पर भी उस प्लांट के अंदर भी स्पोर्स इनिशिएट या स्पोर प्रोड्यूस होने लगते हैं। वे स्पोर फर्दर दूसरे प्लांट पर जाकर या दूसरे उसी पौधे के दूसरे पार्ट पर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। वो इन्फेक्शन साइकिल हमारी सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल कहलाती है। तो यहाँ पर पैथोजन की पूरी साइकिल यानी जो पूरी मैकेनिज्म है, ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव प्लांट पैथोलॉजी का है। देन हमारा जो प्लांट पैथोलॉजी का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड द पैथोजन। जो होस्ट और पैथोजन है उसके बीच क्या इंटरेक्शन होता है। जब हम डिजीज साइकिल पढ़ते हैं या हम कहें कि जब हम पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं
तो यहाँ जब पैथोजन इन्फेक्शन करता है तो इन्फेक्शन से पहले एक प्रक्रिया रिकॉग्निशन होती है, और वो रिकॉग्निशन प्रक्रिया जीन टू जीन मूवमेंट होती है। प्रोटीन, प्लांट की प्रोटीन है, पैथोजन की प्रोटीन जब रिकॉग्नाइज होती है तभी पैथोजन इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन करने के बाद वो डिजीज इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन यानी एक डिजीज का रूप लेगा। तो वो रिकॉग्निशन क्या उसमें मैकेनिज्म होती है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस क्या होती है, ये पूरा अलग से एक आ, अलग से एक चैप्टर भी है, अलग से एक लेक्चर भी इसमें बनाया जाएगा। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि क्या इंटरेक्शन होता है प्लांट और पैथोजन के बीच में। एंड द फोर, और जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, दैट द कंट्रोल मेजर्स, जो डिजीज होती है, जो प्लांट की डिजीज है, उसके कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स है, कौन कौन सी कंट्रोल प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस है जिसके द्वारा हम रिड्यूस कर सकते हैं जो लॉस हो रहा है। तो लॉस, आप जानते हैं कि डिजीज के द्वारा जो लॉस होता है और जो इकोनॉमिकली लॉस होता है उसको रिड्यूस करना जरूरी है, और वो रिड्यूस करने के अलग अलग प्रैक्टिसेस हम कंट्रोल मेजर्स में पढ़ते हैं। तो ये हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है प्लांट पैथोलॉजी का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस कंट्रोल मेजर्स में भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस आती है, जैसे रेगुलेटरी मेजर्स है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, बायोलॉजिकल है, क्रॉप होस्ट रेसिस्टेंट है, देन केमिकल्स एप्लीकेशंस है। रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस एक पूरी लीगल प्रैक्टिसेस है जिसमें कंट्री टू कंट्री एंड स्टेट टू स्टेट मूवमेंट को पैथोजेंस के रोका जाता है, कि कैसे पैथोजन अपना जो क्रॉप है उससे दूर रहे और वो कम से कम लॉस कर सके। तो रेगुलेटरी मेथड आती है सबसे पहले, देन कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों ही प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती है। यदि हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो उसमें इन सभी प्रैक्टिसेस का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वहाँ हमको केमिकल हटा देना है। ये केमिकल हमको वहाँ से केमिकल हमको नहीं लेना है नेचुरल प्रैक्टिस, नेचुरल फार्मिंग और जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो हमारे पास ये प्रैक्टिसेज आती है, और इसी को हम प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मानकर ही हम इनको अप्लाई करते हैं। और जो भी बेटर हो सकता है, कैसे हम एनुकुलम को कम कर सकते हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट, टाइम ड्यूरेशन या टाइम डेट को आगे पीछे करके कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, ये सभी प्रैक्टिस। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स एक हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे पैथोजेंस को किल करते हैं और पैथोजेनिसिटी को कम कर सकते हैं, वे बायोलॉजिकल एजेंट्स सप्लाई करना। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। और जब हम एज ए फार्मर या एज ए साइंटिस्ट जब हम एक कंट्रोल प्रैक्टिसेस किसी क्रॉप के लिए बनाते हैं तो हम सभी चीज़ों का इसमें ध्यान रखते हैं, और फार्मर्स खासकर इन सभी प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करके इस केमिकल जो एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि केमिकल यदि एप्लीकेशन पर हम जाते हैं तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करेगा, वो इन्वायरमेंट यदि पोल्यूशन होगा तो वो काफ़ी हार्मफुल होता है। इसीलिए हमको इन सब प्रैक्टिसेस पर भी ध्यान देना है होता है, जो कि फोर्थ मेजर ऑब्जेक्टिव्स है प्लांट पैथोलॉजी का। तो हम अब बात करें, ये हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स प्लांट पैथोलॉजी के आपको बताए। देन हम बात करें कि इसका प्लांट पैथोलॉजी का स्कोप क्या है। प्लांट पैथोलॉजी दूसरी ब्रांच से कहीं लिंक रहती है। यदि हम बात करें बॉटनी से, तो बॉटनी से लिंक है। देन प्लांट एनाटोमी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब हमको स्टडी करनी है जब हम प्लांट पैथोलॉजी की करेंगे। यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ जो मेजर प्लांट पैथोलॉजी जुड़ी है, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, देन वायरोलॉजी, नेमेटोलॉजी। ये अभी हमने आपको बताया कि माइकोलॉजी स्टडी ऑफ द फंजाई, यहाँ हम फंजाई की स्टडी करते हैं। तो फंजाई यानी फंजाई एक प्लूरल टर्म होता है, इसी का सिंगुलर हम फंगस कहते हैं। तो ये फंजाई यानी फंजाई आर द यूकैरियोटिक होता है, लेकिन ये ऑटोट्रोप नहीं होता, हेटेरोट्रोप होता है। इसलिए फंजाई
कि स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। फंजाई दूसरों पर डिपेंड होता है। फंजाई जब हम पढ़ते हैं तो उस फंजाई भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है। देन बैक्टीरियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ द वायरस, नेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ द नेमेटोड। तो ये सभी हम कहीं ना कहीं हमको पढ़ना है जब हम प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स हमको पढ़ना है, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रेसिस्टेंट प्लांट के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बहुत क्रॉप्स हैं जिनमें मेजर डिजीज लगते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर हमको, सॉइल साइंस, बहुत सारे पैथोजन सॉइल्स में ही रहते हैं, सॉइल में सर्वाइव करते हैं, वहीं से डिजीज खोज करते हैं। फॉरेस्ट्री हमारे लिए स्टडी करना जरूरी होता है। मेट्रोलॉजी, दिस इज द इम्पोर्टेंट मेट्रोलॉजी की स्टडी, क्योंकि जब हम डिजीज की स्टडी करते हैं, डिजीज ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर एक बहुत ही फैक्टर जो जरूरी होता है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जरूरी होता है। तो इसके लिए मेट्रोलॉजी, और मेट्रोलॉजी के बेस पर बहुत सारे डिजीज में फोरकास्टिंग सिस्टम भी बने हैं। तो ये फोरकास्टिंग सिस्टम यानी डिजीज को पहले से फोरकास्ट किया जाता है मेट्रोलॉजी डेटा के आधार पर कि ये डिजीज आने की संभावना है, यहाँ कंट्रोल मेजर्स हमको अप्लाई करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं कि जैसे ब्लाइट कास्ट एक फोरकास्टिंग सिस्टम बना है जो कि लेट ब्लाइट डिजीज को फोरकास्ट, डिजीज की फोरकास्टिंग के लिए पहले से इन्वायरमेंट कैसा होने वाला है उसकी फोरकास्टिंग के आधार पर हम कंट्रोल मेजर्स लेट ब्लाइट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये हमको स्कोप है, ये प्लांट पैथोलॉजी का स्कोप है, इन सभी से प्लांट पैथोलॉजी लिंक रहती है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट डिजीज, ये सभी पॉइंट हैं जिनको आपको पढ़ना है कि प्लांट पैथोलॉजी कैसे डिजीज खोज कर सकते हैं, कैसे कंज्यूमर को यदि हम बात करें कि डिजीज के कारण क्वांटिटी कम हो सकती है, लॉस रेड्यूस हो सकता है, साथ ही साथ क्वालिटी भी रेड्यूस होती है। यदि क्वालिटी की हम बात करते हैं तो क्वालिटी भी हमारी क्रॉप की रेड्यूस, हमारी जो प्रोडक्ट होता है क्रॉप का उसकी रेड्यूस होती है। यील्ड डायरेक्ट लॉस हो रही है तो वो इकोनॉमिकली लॉस करती है। तो ये चेंज हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न को चेंज कर सकती है। इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो हमारा है वो कम होगा तो इंडस्ट्रीज हमारी प्रभावित होगी। तो ये सभी पॉइंट हमको पढ़ने हैं, स्टडी करना है। यदि हम लॉस की बात करें तो लॉस हम ओवरऑल यदि पेस्ट के द्वारा लॉस देखें तो ये पेस्ट इज ए ब्रॉड टर्म। यदि इस पेस्ट की बात करें तो इस पेस्ट में हमारे बहुत सारे पेस्ट मतलब एनी एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज इकोनॉमिकली लॉस, दीज आर नोन एज द पेस्ट। तो इसमें यहाँ पर पैथोजेंस भी आते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर वीड्स भी आते हैं, वीड्स भी पैथोजेंस में ही आते हैं, वीड्स। और देन इंसेक्ट पेस्ट दैट इज द इम्पोर्टेंट, सभी रोडेंट। तो these are the etc these are the all are the pest। ये इन सभी को हम पेस्ट कहते हैं। तो यहाँ हमको पेस्ट में अलग अलग लॉस होता है। यदि हम अलग अलग डेटा के अनुसार बात करें तो 12 to 20% तक लॉस क्रॉप में इन पेस्ट के कारण हो सकता है। उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट यानी 26% लॉस जो होता है वो अकेले डिजीज के कारण होता है। यानी हम यदि इसको 25-26 माने यानी 1/4% जो लॉस होता है वो डिजीज के कारण होता है। तो यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो 1/4 जो लॉस हो रहा है वो डिजीज हमको, वो डिजीज के कारण होता है, उसको हमको रिड्यूस करना है। तो ये हमको इसलिए जो हमने कंट्रोल मेजर्स बताए अब उसको रिड्यूस करना है तो हमारे पास कंट्रोल मेजर्स है। और उस कंट्रोल मेजर्स को हमको कैसे अप्लाई करना है, कंट्रोल मेजर्स हमको केमिकल या केमिकल से अदर कौन से केमिकल्स लेनी है ये सभी हमको देखना है। देन यदि हम प्लांट पैथोलॉजी में अब
हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट फेमाइन की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी से कहीं फेमाइन जुड़ी हुई है, कहीं लिंक है जो फेमाइन हिस्ट्री में फेमस हुई है, जिसके कारण लोग्स के साथ साथ ह्यूमन बीइंग प्रभावित हुआ है। तो यहाँ प्लांट पैथोलॉजी से जुड़ी हुई जो 3 मेजर फेमाइन है, यदि हम उसकी बात करें तो फर्स्ट फेमाइन जो हुई, फर्स्ट फेमाइन जो जानी जाती है वो आयरिश फेमाइन जो मेजर फेमाइन है, ये 1845 में आयरलैंड में हुई थी। ये लेट ब्लाइट डिजीज जो पोटैटो में होता है उसी के कारण ये फेमाइन हुई। और लेट ब्लाइट डिजीज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस दिस, ये फंगस ही इसको कहा जाता था, लेकिन अब न्यू क्लासिफिकेशन में ये फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म के द्वारा यानी ये डिजीज हुई थी। उस समय फार्मर अननोन थे इस डिजीज के बारे में, और क्योंकि पॉपुलेशन आयरलैंड की डिपेंड थी पोटैटो पर, पोटैटो क्रॉप पर, और जब ये फेवरेबल कंडीशन मिली तो पैथोजेंस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस तेजी से ग्रो हुआ, इन्फेक्टेड उसने एरिया करता रहा। लीफ इन्फेक्टेड के साथ साथ ट्यूबर्स भी इन्फेक्टेड हुए। जितने गड्ढों में स्टोरेज करके रखे गए थे पोटैटो, उन सबको भी इस डिजीज के द्वारा प्रभावित, वे भी सब प्रभावित हो गए। लास्ट में कंडीशन ये बनी कि लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग भूख के कारण मर गए, बहुत सारे लोगों को, मिलियंस लोगों को वहाँ से आयरलैंड से प्लान करना पड़ गया। तो ये एक ट्रेजेडी के रूप में जानी जाती है जो कि 1845 में आयरलैंड में हुई थी। देन यहाँ पर कॉफ़ी डस्ट एक इम्पोर्टेंट फेमाइन श्रीलंका की है। श्रीलंका कॉफ़ी के लिए जाना जाता था, वहाँ से कॉफ़ी अदर कंट्री को एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन 1867 से लेकर 1893 तक जब ये रस्ट डिजीज कॉफ़ी में हुई, और इस रस्ट डिजीज के कारण दिसी था फंगल डिजीज, और ये फंगस के कारण हुई, और इसके कारण यहाँ का एक्सपोर्ट सिस्टम पूरा प्रभावित हो गया। और लगभग 1893 तक 93% तक जो एक्सपोर्ट सिस्टम था कॉफ़ी का वो घट गया था। तो ये भी मेजर फेमाइन के रूप में जानी जाती है। देन इंडिया में एक फेमाइन जो कि बंगाल फेमाइन के रूप में जानी जाती है। यह फेमाइन 1943 में बंगाल में घटित हुई थी। ये बंगाल जहाँ का मुख्य भोजन राइस था, और ये राइस की डिजीज के कारण ही, राइस में एक डिजीज आती है ब्राउन लीफ स्पॉट जो कि एक फंगल डिजीज है जो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी एक फंगस से होती है। इसके कारण पत्तियों पर लीफ स्पॉट नजर आते हैं, लेकिन ये लीफ स्पॉट धीरे धीरे बढ़कर पूरे उसके स्टेम और उसके रेचिस तक, पूरे उसकी पेनिकल्स तक पहुंच जाते हैं। इस जैसे फेवरेबल कंडीशन रोग कारक को मिलती है, रोग कारक तेजी के साथ ग्रो हुआ और उसने वहाँ पर ऐसी वहाँ पर क्रॉप डैमेज करना शुरू किया, और क्रॉप डैमेज होती हुई इतनी डैमेज हुई कि वहाँ पर भी लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। तो ये मेजर फेमाइन थी जो कि प्लांट पैथोलॉजी में कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने प्लांट पैथोलॉजी की आपको बताने की कोशिश की है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे जो हमने इसमें इन स्लाइड में बताया है कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं, कौन कौन से कैसे पैथोजेनेसिस होती है, कैसे डिजीज साइकिल चलती है, क्या क्या इंट्रैक्शन सिस्टम पैथोजन में होता है, और कौन कौन सी कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं। इन सभी पर अलग अलग लेक्चर आपको आगे के समय में देखने को मिलेंगे, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है यदि आप कंपटीशन एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं, यदि आप नेट JRF आदि के लिए प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।